Hello everyone. Today we start with the 128th question. तो copper obtained from copper pyrite is called blister copper gas responsible for the formation of blisters. तो copper pyrite जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और है कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉपर आयरन सल्फाइड. और इसमें क्या होता है कि सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है इट फॉर्म अ सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर डाइऑक्साइड ही कॉपर में ब्लिस्टर कॉज करती है. इस वजह से इसका नेम क्या है, कॉपर पायराइट. और ये ब्लिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल गैस है वो है सल्फर डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड और कौन से सल्फाइड की ओर है. तो जो आपके पास बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की एल्युमिनियम की ओर है. ठीक है, ये एल्युमिनियम की ओर है. और जो हेमेटाइट है वो आयरन की ओर है. और जो आपके पास क्यूप्रिट है वो कॉपर की ओर है. और जो आपके पास आयरन पायराइट है वो आपकी सल्फाइड ओर है. ठीक है, वो सल्फाइड ओर है. नेक्स्ट, मेटल विच इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, दैट इज द आयरन विच कॉज अ रेड कलर इन ब्लड. विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेकिंग इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स. इलेक्ट्रिक वायर्स को इंसुलेट कौन करता है, दैट इज अ बैकलाइट. ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. दो तरह के प्लास्टिक होते हैं जिसमें से एक टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अब ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसको यूज़ किया जाता है स्विचेस के अंदर भी. ठीक है, जो हमारे घर में स्विचेस यूज़ किए जाते हैं वो इसके ही बने यूज़ किए जाते हैं. प्लग्स के अंदर यूज़ किया जाता है और वायर्स की इंसुलेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज. सेम होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि जिसके अंदर CH2 का डिफरेंस हो. ठीक है, जिसके फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो. फंक्शनल ग्रुप विल बी सेम. और जो उसके कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस हो वो CH2 का हो. तो इसके अंदर जो आंसर है आपका वो आएगा, आपके पास है C6H6, यहाँ पे नहीं आएगा डिफरेंस. ठीक है, फिर C2H6 CH4. आप देखो C2H6 है, ठीक है, O, और एक है CH4. अब यहाँ पे कार्बन का डिफरेंस दोनों में कितने का है, एक का. ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर डिफरेंस कितने का है, दो का. दोनों के पीछे क्या लगा है, ऑक्सीजन लगा है. तो हमारा ये वाला जो है ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है. ठीक है, CH2 का डिफरेंस जो है वो देख लेना है होमोलोगस सीरीज देखने से पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cart of mass 500 kilogram is pulled by a horse, acceleration produce 4 meter per second the squares. तो आपके पास एक कार्ट दिया है, उसका जो मास है वो 500 किलोग्राम है. m जो है वो 500 किलोग्राम है. ठीक है, और फिर जो उसका आपको एक्सेलेरेशन दी है, a होता है एक्सेलेरेशन, तो वो है 4 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर. और फोर्स एक्सर्टेड बाय, अब अपन ने F निकालना है. तो फोर्स को निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है MA. F इज इक्वल टू MA. M को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 20 और 2 जीरो और आ गए 2000 न्यूटन. ठीक है, अब न्यूटन का एक और फॉर्मूला होता है. अगर आपको बाय चांस पूछ लें कि इनमें से न्यूटन किसके इक्वल होगा, तो वो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये इक्वल होता है न्यूटन के. ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर इज नोन एज. अगर हमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज वाटर में प्रेजेंट है उसको अलग करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. तो देखो, अनलोडिंग तो नहीं होगी, डिस्टिलेशन नहीं होगी. डिस्टिलेशन जो यूज करते हैं हम, वो जो इसके अंदर सॉल्ट घुला होता है, डिजॉल्व्ड सॉल्ट होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस. डीमिनरलाइजेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल. किसकी रिमूवल, मिनरल्स की. अगर हम मिनरल्स की रिमूवल करते हैं तो हम वहां पे यूज करते हैं डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस. लोडिंग, ये आंसर होगा लोडिंग. हम इसमें आंसर अगर हमें नहीं पता लग रहा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है तो हम उसको एलिमिनेट मेथड से चूज कर सकते हैं. तो लोडिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई केमिकल डालते हैं, जैसे कि एलम डाल दिया. ठीक है, फटकरी जिसे कहते हैं. तो वो क्या करेगी, जो पार्टिकल्स है उनको हैवी कर देगी और उसे नीचे बिठा देगी. ठीक है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे. तो आंसर क्या है, लोडिंग. अब अरेंज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इन ऑर्डर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट. जो बॉइलिंग पॉइंट है
वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे हमारे पास एल्केन की चेन्स इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा हाई होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंट स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये मिथेनोइक एसिड है। एक मिथेनोइक एसिड होता है, दूसरा इसका नेम होता है फॉर्मिक एसिड, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड के नाम से भी पूछ लेंगे और इसका फॉर्मूले से भी पूछ लेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है HCOOH, ये हमारा फॉर्मिक एसिड होता है। इन दोनों चीज़ों को साथ में इसके याद कर लेना। अब सिट्रिक एसिड जो होता है वो भी आप देख लो किस में होता है। सिट्रिक एसिड जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। टाटेरिक एसिड जो प्रेजेंट होता है वो टैमरिंड में, मतलब इमली में प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इन मूविंग फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल टू इनर मोस्ट शेल द एनर्जी ऑफ द शेल। अगर हमारे पास एक एटम है, ठीक है, जो एटम होता है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके आगे क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। जो उसका इनर शेल होता है उसमें हाई एनर्जी होती है, जो उसका आउटर शेल होता है उसमें लो एनर्जी होती है। तो पहले शेल आता है के, फिर आता है एल, फिर आता है एम। तो आपको ये शेल याद रखनी है। और फोर्थ क्या आता है, एन, ठीक है। तो जैसे जैसे आउटर शेल में जाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब इनर शेल में होंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ें याद रखना। पहले शेल कौन से होते हैं, के, एल, एम, एन, और पहला शेल क्या है, के, ठीक। नेक्स्ट, इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम 2 times इट्स प्रेजेंट वैल्यू, तो उसका मास रिमेन अनचेंज्ड है, देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सरफेस अर्थ बिकम। तो वेट क्या होगा, तो देखो हमें पता है कि जो जी होता है, ठीक है, ग्रेविटी जो होती है हमारे पास वो किसके इक्वल होती है, Gm/r²। हमने कहा है कि अगर जो अर्थ का डायमीटर वो ट्वाइस हो जाए, ठीक है, तो आप G0 ले लेते हैं। तो वहाँ पे G0 में जो ऑब्जेक्ट की वेट होगा वो क्या होगा, तो G0 में अगर हम लेंगे तो Gm कांस्टेंट है, ठीक है, ट्वाइस हो गया हमारा डायमीटर, r की स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट रहेंगे भाई, तो ये कांस्टेंट होंगे, ये मिलके क्या बना देंगे, अगर हम इसको खोल दें तो ये इस तरह से दिखेगा, G0 = Gm/r², ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इस G के, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, G0 जो होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका मास जो होगा 1/4 होगा G के, ठीक है। तो अब आप कर लेते हैं कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन, जो साइंस बेस्ड साइकोलॉजी है उसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी मीनिंगफुल क्लैरिफिकेशन ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन गिवन। तो फर्स्ट है आस्किंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंसेप्ट। अब हमें ध्यान रखना साइकोलॉजी में कि जो भी हमने पढ़ना वो स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट को उसमें मजा आना चाहिए, स्टूडेंट ही उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन देखना है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इन्वॉल्व कहाँ पे हो रहा है। फिर सेकेंड है एनिमेटेड वीडियो ऑन द कंसेप्ट, चार्ट शोइंग ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। फिर है ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन वाइट पेपर स्क्रीन बाय द लर्नर्स एंड ड्राइंग कंक्लूजन। अब यहाँ पे देखो लर्नर काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई लर्नर काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे लर्नर इन्वॉल्व है। तो हमारा आंसर जो होगा वो लर्नर बेस्ड होगा, तो वो आएगा ऑब्जर्विंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन वाइट पेपर स्क्रीन बाय लर्नर एंड ड्राइंग कंक्लूजन। तो यहाँ पे एक तरह का ये आंसर है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो लर्निंग है वो लर्निंग बाय डूइंग हो सकती है, ठीक है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें वो लर्निंग बाय डूइंग हो सकती है। तो लर्निंग बाय डूइंग ये फोर्थ सेंटेंस में ही हमें क्लियर हो रहा है, एक्टिविटी से, ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, ये चीजें होंगी। नेक्स्ट है व्हाई आर फील्ड विजिट इंपॉर्टेंट इन साइंस। अब फील्ड विजिट का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर कोई हमें कोई भी फील्ड विजिट कर रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री कर रहे हैं, चाहे हम बच्चों को खेत दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोवाइड हैंड एक्सपीरियंस टू द लर्नर। बाकी देखो, बाकी क्या है, इजी कंडक्ट, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ साइंस, डेवलप हैबिट, हार्ड वर्क ऑफ लर्नर्स। बट हमारा काम क्या है, उनको एक्सपीरियंस करवाना उन चीज़ों को। तो आंसर क्या आएगा, प्रोवाइड्स हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट। लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट कौन से टूल से यूज होगी। अब जो पेपर पेंसिल टेस्ट है वो तो ओल्ड है, ठीक है, ट्रेडिशनल है, और वो कहते हैं कि वो टीचर सेंटर्ड है, ठीक है, ट्रेडिशनल और टीचर सेंटर्ड है। अब जो जर्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो जर्नल्स हम बच्चों को देते हैं वो स्टूडेंट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। कंसेप्ट मैपिंग में क्या होता है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है। पोर्टफोलियो में क्या होता है, जो स्टूडेंट का वर्क है पूरे साल का वो कलेक्ट किया जाता है। तो देखो A, B और D इन तीनों में
क्या है, स्टूडेंट इन्वॉल्व है, तो इसलिए जो आंसर हमारा होगा ए, बी और डी होगा, थर्ड वन। नेक्स्ट है असेसमेंट एज अ लर्निंग इन साइंस, असेसमेंट एज अ लर्निंग इन साइंस। अब जो टर्म असेसमेंट होती है, आप 3 तरह के असेसमेंट्स देखते हैं। असेसमेंट्स ऑफ लर्निंग, असेसमेंट्स ऑफ लर्निंग ये होती है जब समेटिव असेसमेंट्स होती हैं। फिर आती है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, फॉर लर्निंग जब होगी तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होगी। और जब असेसमेंट जो होगी लर्निंग असेसमेंट जब होगी एज लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन बाय स्टूडेंट, तो वो होगी सेल्फ असेसमेंट। तो आंसर इसका आएगा सेल्फ असेसमेंट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग में सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।